नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो जल मित्र पारुल। और मैं रेडियो जल मित्र ज्योति। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारी आज की जल योद्धा वाटर वुमन शिप्रा पाठक जी बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं। आप पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापिका हैं और भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मां गोमती की 1000 किलोमीटर की पद यात्रा की है। आप पहली ऐसी महिला भी हैं जिन्होंने अयोध्या से रामेश्वरम तक राम जानकी वनगमन की 4100 किलोमीटर की पद यात्रा की। इतना ही नहीं, आपने मां नर्मदा की 3600 किलोमीटर की पद यात्रा करने के साथ साथ मां शिप्रा और रामप्रिया सरयू की भी पद यात्रा की है। आज हम आपसे पदयात्राओं के माध्यम से नदियों के प्रति जागरूकता विषय पर बात करेंगे। शिप्रा जी, मुझे पता है कि आप अभी भी पदयात्रा ही कर रही हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम निकाला। आपका हृदय से स्वागत करते हैं हम आकाशवाणी एफएम पर। स्वागत है आपका। नर्मदे हर, जय सिया राम। मैम, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पदयात्राओं का आपके अनुसार क्या महत्व है और आपने पदयात्रा का माध्यम ही क्यों चुना? देखिए, परिक्रमा जो है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। हर ग्रह किसी न किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। सूरज से लेकर पृथ्वी, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा, तभी ये सृष्टि चल रही है। और अगर हम ब्रह्मांड से उतरकर थोड़ा पृथ्वी तत्व पे आते हैं तो पृथ्वी में शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की परिक्रमा की थी, तभी धर्म का संचार हुआ था। तो मैं एक ऐसी संस्कृति से हूँ जहाँ से मुझे पहले दिन से बताया गया था कि पदयात्राएं ही क्रांति लाती हैं। पदयात्रा का जो सबसे सार्थक पहलू मुझे लगा वो ये लगा कि जब आप गाड़ी से चलते हैं तो आपका ब्रेक ही 200 किलोमीटर के बाद लगता है। पदयात्रा में आप हर एक क्षण को, हर एक कण को स्पर्श करते हुए चलते हैं। और नदी की परिक्रमा का जो सबसे सार्थक पहलू था वो ये था कि गूगल से निकालकर तथ्यों पर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जब आप पूरे तट को अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी बुद्धि से समझते हैं, अपने भाव से उसे आत्मसात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि नदी की क्या दुर्दशा हो चुकी है और कैसे उसे संभालना है। जी हाँ, मतलब घर बैठे क्रांति नहीं आती, उसके लिए आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उन लोगों के बीच जाना ज़रूरी है जो कि क्रांति ला सकते हैं। मैम, किस तरह के अनुभव रहे हैं आपके? पदयात्रा के अलावा अगर मैं एक व्यवहारिक बात करूं तो आप आकाशवाणी से हैं, बहुत केवल मीठे अनुभव आपके भी नहीं होंगे। एक दुकान खोली जाती है, एक बिजनेस किया जाता है, राजनीति की जाती है या आश्रम का संचालन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में केवल मीठे अनुभव नहीं होते। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। आपको उसके कांटों को स्वीकारना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी ये चुनौतीपूर्ण नहीं है, बल्कि ये कठिन है, जटिल है। एक स्त्री का भारत में अकेले निकलना। लेकिन मैं उस भारत की संस्कृति को प्रणाम करती हूँ जहाँ अगर 2-4 कड़वे अनुभवों को छोड़ दिया जाए तो हर घर की चौखट से बेटी की तरह विदा किया जाता है। उन्हीं के सहयोग से ही आज हम लगभग 7 प्रमुख नदी, नर्मदा, शिप्रा, गोमती, सरयू, सोत, वरुणा, नाद, ऐसी नदियों पर हमारी संस्था पंचतत्व ने भारत के सहयोग से 15 लाख पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष बना दिया है। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही आपने ऐसा कार्य किया है जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। और यहाँ पे हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि शिप्रा जी ने बदायूं से निकलने वाली स्रोत नदी के पुनरुद्धार के लिए भी उल्लेखनीय काम किया है। और इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी चर्चा की थी। इस विषय में मैम आप हमें कुछ बताएं कि कैसे आपको प्रेरणा मिली और किस तरीके की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा। प्रथम पाठशाला सदैव माता पिता होते हैं। एक ऐसे वातावरण में मेरा पालन पोषण हुआ जहाँ धर्म, सभ्यता, संस्कृति सिखाई गई और ये बताया गया कि जीविकोपार्जन के अलावा भी तुम्हें मानवता और समाज को कुछ देना है, यही तुम्हारा मोक्ष है। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं होता है। अगर जीवित रहते आप कुछ ऐसे सार्थक कार्य समाज में कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोक्ष के मार्ग पे होते हैं। जहाँ तक सोत नदी के बाद है तो नर्मदा नदी के बाद सोत मेरे हृदय के सबसे निकट इसलिए है क्योंकि ये मेरे गृह जनपद की नदी है और प्रतिक्षण ये अपनी आत्मा तोड़ रही है।
जब सामूहिक एक प्रयास से मैंने अपने गृह जनपद के लोगों को जोड़कर इसकी एक पहल की और बहुत कम समय में दिल्ली में केंद्र तक इसका स्वर गया कि इसके पुनरुद्धार के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस प्रयास की सराहना की। तो प्रयास हमेशा जो है संयुक्त होते हैं और सराहनाएं भी संयुक्त ही होनी चाहिए। मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई, हमारे गृह जनपद में हमने जो कार्य किया वो प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया। तो जो एक सोच हमने बना रखी है सरकार क्या करेगी, ये सरकार का कार्य है, मैं जी इस सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमारे पूर्वजों ने प्याऊ लगवाए थे, सामूहिक विवाह कराए थे, वो कभी ये नहीं कहते थे कि सरकार पौधा लगाए, सरकार राहगीरों की प्यास का व्यवस्था करे। तो हम उन्हीं पूर्वजों की संतान है, तो मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठूंगी। सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है, हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है, ये जी सोचते हुए हमें कार्य करना चाहिए। जी, हम हमेशा ये इंतज़ार करते हैं कि कोई और कर दे और बिल्कुल। इसीलिए ये कंडीशन है। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर सड़क पर एक पत्थर पड़ा हुआ है तो हम इंतज़ार करते हैं कि कोई अथॉरिटीज़ उसके लिए कुछ करें। ऐसे किसी में की भावना को आहत ना करते हुए मैं अपनी व्यक्तिगत एक व्याख्या जरूर कहूंगी जी कि जो धरने दिए जाते हैं उनसे एक सामूहिक क्रांतियां आई होंगी, पर वो जी बैठने से नहीं आई, वो धरने पे जो बैठ गए उससे नहीं आई, जी वो जो उन्होंने कार्य किया उससे आई। तो बजाय धरने पर बैठकर सरकार के विरुद्ध, क्यों ना उस जगह पर खड़ा होके काम किया जाए। एग्जैक्टली तो एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो क्रांति की शुरुआत कहीं से तो होगी, तो क्यों नहीं हम, है ना शिप्रा जी? बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आपका शिप्रा पाठक जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जल योद्धा शिप्रा पाठक जी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर आप सूचित कर सकते हैं, BKNTL 100 का मतलब 100 @gmail.com। इस ईमेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र ज्योति पारुल, और जी ज्योति, हम दोनों ज्योति और पारुल आपके रेडियो जल मित्र, और हम इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप वहीं है हम। हम।